अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इज ऑल अबाउट डिमांड। ठीक है, तो अब चलते हैं सर डिमांड वाले पार्ट में। डिमांड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये इजी पार्ट है और बच्चों ने पहले किया भी हुआ है, इंस्टीट्यूट ये भी समझता है, तो चीजें इजी होती हैं यहां से। जैसे सर चलो सर शुरू करते हैं पहले। ठीक है, शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड बोलता है रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विस दैट विल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू और एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इसने बोला पीरियड ऑफ टाइम, हमारे दिमाग में पहले आया कि डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक पीरियड में मेजर किया जाता है। लेकिन सर ये तो डिमांड हुआ, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? ठीक है, ये इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? ये वो डिमांड है जो पैसे में रिजल्ट करती है। इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड्स अपॉन द डिजायर भी होनी चाहिए, मींस भी होने चाहिए और साथ में विलिंगनेस। मतलब सर इफेक्टिव डिमांड में तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड में तीन कंपोनेंट होते हैं। किसी चीज को पाने का मन, ठीक है, किसी चीज को पाने का मन, पॉकेट में पैसे उसको खरीद पाने के, ठीक है, पॉकेट में पैसे उसको खरीद पाने के, किसी चीज को पाने का मन, पॉकेट में पैसे उसको खरीद पाने के, ठीक है, और फिर तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विलिंगनेस एक आदमी की उस प्रोडक्ट को उसके लिए पैसे खर्चा करने की। सो इट इज बैक्ड बाय थ्री कंपोनेंट्स। यू शुड हैव द डिजायर, उसके बाद आपके पास पैसे होने चाहिए और आप वो पैसे खर्चा करने के लिए रेडी हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट यही इंपॉर्टेंट है बनिया लोग के लिए, पैसे हैं, खर्चा नहीं करना। अब यहां पर दो चीज नोट करने वाली है अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाई डू वी यूज द वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड? जब हम क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करते हैं, देखो सर यहां तीन चीज चल रही है। पहले डिमांड आया, फिर इफेक्टिव डिमांड आया, अब क्वांटिटी डिमांड आया। क्वांटिटी डिमांड पर अलग से चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि ये हमेशा इन रेफरेंस टू अ टाइम होगा और ये इन रेफरेंस टू अ प्राइस होगा। ये वो क्वांटिटी है जो एक आदमी एक गिवन समय पर एक गिवन प्राइस पर खरीदने के लिए रेडी है। जैसे मैं आज से 1 साल पहले ये फोन को, ठीक है, 1,50,000 में खरीदने के लिए रेडी था, लेकिन अगर मेरे को आज कोई बोलेगा इसको 1,50,000 में खरीदने के लिए, मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी मतलब अब क्या हो गया, ये पुराना हो गया समय के साथ। सो आई वोंट री इन्वेस्ट इन द सेम अमाउंट ऑन दिस। सो द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड फ्लो कॉन्सेप्ट है। The important factors that determine demand are, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? इनको ही बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसके साथ डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब सर प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा डिमांड गिरेगी। फिर आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। सर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का डिमांड के साथ, ठीक है, डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है। मतलब सर अगर वो सोच रहा है, मतलब यहां पर क्या है, अगर हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो हम अभी अपनी डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है, तो इनवर्सली रिलेशनशिप हुआ। पर एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के बारे में, ठीक है, अभी के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में, ठीक है, अभी के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में। चलो तो आना सर, अब आया नेक्स्ट अदर फैक्टर। सर अदर फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइस और कंज्यूमर के अलावा देयर कैन बी अदर फैक्टर्स एज वेल, मतलब जिनसे डिमांड इफेक्ट होता है। बट ये अदर फैक्टर्स वाला पॉइंट नीचे रेलेवेंट होगा, पहले ऊपर वाले आ जाने चाहिए थे। फिर आता है सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर की बहुत इफेक्ट होती है इन द सेंस, अगर आपके प्रोडक्ट की तरफ फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो आपकी डिमांड गिरेगी। फिर आता है सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, अगर उसकी इनकम गिरती है तो उसकी डिमांड भी गिरती है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है सर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब रिलेटेड कमोडिटी की जब बात करते हैं ना तो सर यहां पर दो तरह की कमोडिटी रिलेटेड होती है। एक होती है सब्सटीट्यूट,
और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री। अब समझाता हूं आपको दोनों का मतलब। जब हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब एक को दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर मेरी कमोडिटी सब्स्टिट्यूट है और मेरी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर वहां से मेरे पास आएगा सामान लेने, उसका सामान छोड़ के। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। कंज्यूमर महंगे सामान को हमेशा सस्ते सामान से सब्स्टिट्यूट कर देता है। नेक्स्ट, अगर उसका प्राइस गिर रहा है तो मेरी डिमांड गिरेगी, क्योंकि फिर मेरा कंज्यूमर मेरा सामान छोड़ के उसके पास जाएगा। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो मतलब सब्स्टिट्यूट के केस में ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ? दूसरे के प्राइस के साथ। इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो बी केयरफुल, दूसरे के प्राइस के साथ। नेक्स्ट आया सर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट्री का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि सर जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हो, साथ साथ, ठीक है। तो अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, अगर मेरे प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो मेरी डिमांड गिर जाएगी। जैसे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो पेट्रोल गाड़ियों की दाम गिर जाएंगी, पेट्रोल गाड़ियां गिर जाएंगी डिमांड उसकी, क्योंकि आदमी बोलेगा गाड़ी खरीद के क्या फायदा, स्कूटी खरीद लो, सॉरी गाड़ी खरीद के क्या फायदा, साइकिल खरीद लो क्योंकि महंगा हो रहा है, या पेट्रोल छोड़ के डीजल ले लो, ठीक है। और अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस गिर गए तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हम बोलेंगे चल सस्ता है खरीद लेते हैं। सो ये इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में। नेक्स्ट, उसके बाद आता है सर दो चीजें, डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो सर, जब भी किसी भी कंज्यूमर की, याद रखना, जब भी किसी भी कंज्यूमर की एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, जब एक सिंगल कंज्यूमर की, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइसेस एक टेबल पर दिखाई जाती है, तो उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। और यही में जब सबकी ऐड हो जाती है, ठीक है, जब सबकी एक साथ ऐड हो जाती है, मतलब सारे कंज्यूमर की ऐड हो जाती है, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल समेशन, तो उसको बोलते हैं भैया मार्केट डिमांड शेड्यूल, एमडीएस, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईडीएस एंड एमडीएस? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक एक प्रोडक्ट की देखता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल सारे प्रोडक्ट की एक साथ देखता है, ठीक है। अब सर यहीं पर एक चीज आती है, नीचे डायग्राम अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी, जब आप डिमांड शेड्यूल का डायग्राम बनाते हो तो इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, लेकिन मार्केट डिमांड का कर्व ना थोड़ा सा ज्यादा फ्लैटर होता है। उसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है, डिफरेंट कंज्यूमर जब मार्केट में है तो हर आदमी प्राइस को सेम तरीके से रिएक्ट करेगा, उस पर जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी एक जगह पर प्राइस बढ़ने की वजह से 10% डिमांड गिरे, तो किसी एक जगह पर बिल्कुल ही खत्म हो जाए, या किसी एक कंज्यूमर की डिमांड उतनी बिल्कुल ही फर्क ना पड़े। तो अलग अलग तरीके के कंज्यूमर होते हैं, तो यहां पर डिमांड कर्व फ्लैटर हो जाती है, क्योंकि प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। आना नेक्स्ट। अच्छा, अब फिर आया सर रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब रैशनल क्या है सर? मतलब किस बेसिस पर लॉ ऑफ डिमांड बना है, ठीक है। अब देखो सर, लॉ ऑफ डिमांड तो पहली बात सिंपल है, ठीक है। पहले मैं लॉ ऑफ डिमांड बता देता हूं, कोट कर देता हूं व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही सिंपल है कि जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इट्स डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस its demand increases, other factors remaining constant, other factors constant, ठीक है। मतलब बाकी सारे फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो सर यही रैशनल है लॉ ऑफ डिमांड का, कि सर ऐसा क्यों होता है। रैशनल का मतलब ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, ठीक है, और डिमांड कर्व नीचे की तरफ मूव करता है। बेसिकली रैशनल ये बताना है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो सर, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ने लगता है ना, कंज्यूमर उसको अपनी यूटिलिटी से मेजर करता है, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर कंज्यूमर को लगता है कि जितना इसका प्राइस है उतना मेरे को इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा,
तो फिर वो कंज्यूमर वो कंज्यूम नहीं करता। तो जैसे ही कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, अगर कंज्यूमर को लगता है इसमें इतनी यूटिलिटी नहीं है, तो वो अपना यूटिलिटी गिरा देता है उससे, ठीक है, मतलब वो उसको खरीदने से मना कर देता है, तो डिमांड कर नीचे की तरफ घुसने लगता है। So that is one of the reasons why the law of diminishing marginal utility is the reason for the demand curve sloping downwards. Next, price effect. देखो सर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है जब किसी दूसरी कमोडिटी का प्राइस गिरता है ना, मेरी डिमांड नीचे चली जाती है, ठीक है। प्राइस इफेक्ट में दो चीजें इंक्लूडेड होती है, प्राइस और इनकम, ठीक है। प्राइस इफेक्ट इन दोनों को ऐड करके बनता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है सस्ते को महंगे से सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है ना, महंगे को सस्ते से सब्स्टिट्यूट करना। और इनकम इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी चीज का प्राइस गिरे और आपकी इनकम उसके रिलेशन में बढ़ी हुई लगे, योर परचेजिंग पावर ऑफ इनकम राइजेस, रियल इनकम राइजेस। इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, प्राइस इफेक्ट बनता है। क्योंकि तुम सर देखो, दोनों में प्राइस ही तो रोल प्ले कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सामने वाले का प्राइस, सामने वाले का प्राइस, और इनकम इफेक्ट में तुम्हारा अपना प्राइस। तो या तो देखो बात क्या है, सामने वाले का प्राइस चेंज हो या तुम्हारा अपना प्राइस चेंज हो, दोनों ही केस में तुम्हारी डिमांड उसी तरीके से बिहेव करेगी। दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड प्राइस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आते हैं सर अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। ये तो इजी है, जब नए कंज्यूमर मार्केट में आएंगे आप प्राइस कम करोगे, ठीक है, नए कंज्यूमर मार्केट में आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व विल स्लो डाउनवर्ड्स। अगर आपके गुड्स के डिफरेंट यूजेस पता चल गए, तो आदमी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा उसको। जब आदमी और ज्यादा क्वांटिटी में उसको खरीदेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो दैट इज द रैशनल ऑफ डिमांड, ठीक है। अब एक चीज और पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कुछ चीजें लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानती। जैसे सबसे पहले आता है कॉन्स्पिशियस गुड्स। सर ये कौन से गुड्स होते हैं कॉन्स्पिशियस गुड्स? इसी को वेबलेन इफेक्ट बोलते हैं, वेबलेन इफेक्ट। कि कोई चीज महंगी हो रही है, फिर भी आदमी उसी को खरीद रहा है, क्या स्टेटस दिखाने के लिए अपना, तब बोलते हैं कॉन्स्पिशियस गुड्स उसको, एंड दैट इज नोन एज द वेबलेन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है गिवन गुड्स। सर गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका ये वो नेसेसिटी गुड्स है। ऑल गिवन गुड्स आर नेसेसिटी गुड्स, बट ऑल नेसेसिटी ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स, बट गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। ये ऐसे इंफीरियर प्रोडक्ट हैं जो इंफीरियर होने के बावजूद नेसेसिटी है। आप जिस चैनल पर इसको देख रहे हो, ठीक है, यहां पर ही आपको शॉर्ट्स के कॉलम में गिवन का बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा, प्लीज उसको देख के जाइएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड से इनवर्स रिलेशन में बिहेव करते हैं। फिर आया सर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। ऐसी चीजें जो जिंदगी के लिए जरूरी है, इनका प्राइस अगर गिर भी जाए तो भी आदमी खरीदेगा, मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। सर आगे का सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आगे का ये सोच रहे हैं कि आगे जाके प्राइस बढ़ेगा, तो आज ही डिमांड बढ़ा लेंगे, जबकि आज तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है। एक्सेप्शन हुआ ना, जैसे लोग जब कोरोना के बारे में पता चला, मार्केट में कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, घर में राशन का स्टॉक करे पड़े, जरूरत कोई नहीं है फिर भी करे पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिमांड फॉर नेसेसरीज। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर नेसेसरी? नेसेसरी का मतलब क्या है? जो कंपलसरी है हमारे लिए, ठीक है, जो कंपलसरी है हमारे लिए। तो जो चीजें हमारे लिए नेसेसिटी है, ठीक है, जो चीज हमारे लिए नेसेसिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है खाने पीने और कंटिन्यू करने के लिए जिंदगी, तो वो उसका तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन है ही है। ये पहले ही ऊपर वाले में कवर हो गया था, वापस से नीचे लिखने को जरूरत नहीं थी। फिर आए स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स जैसे कि शेयर्स। अब यहां तो बिहेवियर अलग होता है ना, यहां अगर दिख रहा है कोई चीज बढ़ रही है तो हम तो उसको और खरीदते हैं, जैसे हमारे बढ़ रही है हम और खरीदेंगे इस उम्मीद में कि और बढ़ेगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट, कंज्यूमर टू बी रैशनल एंड नॉलेजेबल अबाउट मार्केट कंडीशंस। एक और एक्सेप्शन भी पता है क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, कि हम लोग ये मानते हैं कि कंज्यूमर को सब कुछ पता है। ऐसा है नहीं। कौन से कंज्यूमर को सारा रैशनल होता है आज के टाइम में कि हर मार्केट में ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है? किसी को नहीं होता, बट हम लोग ये अज्यूम करते हैं दैट द रैशनल इज दैट एवरीवन नोज अबाउट इट। एक बार इसको देखिएगा एक्सेप्शन को, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, तब आके हम लोग इलास्टिसिटी शुरू करेंगे। डिमांड का जो पोर्शन था डिमांड और इलास्टिसिटी में, डिमांड का पोर्शन इज ओवर।
आ जाओ बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग ने भैया डिमांड खत्म कर दिया, अब चलते हैं इलास्टिसिटी की तरफ। कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है ये नेस्कैफे का, हालांकि वो अगर मुझे स्पॉन्सर करना चाहे कर सकते हैं, आई डोंट माइंड इज द, इफ दे वांट टू स्पॉन्सर मी इज द। सर उसके बाद आता है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है सर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ध्यान से समझिएगा। सर इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने सप्लाई में भी इससे पहले पढ़ाया हुआ है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है जो चीज खिंच सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। तो जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड्स ऑफ द बुक इटसेल्फ, बिकॉज कल यू हैव योर एग्जाम एंड यू शुड बी एज क्लोज टू द बुक लैंग्वेज एज पॉसिबल। सो इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस और द सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन इट्स फैक्टर्स। रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी का हिंदी में मतलब कि कितना डिमांड चेंज हो सकता है with respect to changes in its factors. The elasticity of demand is defined as the responsiveness of the quantity demanded of a good to changes in one or more variables on which the demand depends. More precisely, elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Change in quantity demanded by change in price is elasticity of demand. Change in demand by change in price is the elasticity of demand. हुआ। आओ सर, नेक्स्ट सर। एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, आओ सर। सॉरी फॉर द डिले, वो छोटा सा वो आदित्य सर का टेक्स्ट आया था, भी देख रहा था। तो सर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की बात आती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में क्या क्या चीजें आती हैं सर। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। अब सर देखो क्या हो रहा है, समझो बात। ये जो चेंज इन क्वांटिटी हो रहा है ना, चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड। और चेंज इन प्राइस का मतलब क्या है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। तो सर ये जो है ना, ये है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालने का लॉजिक। ठीक है, अब इलास्टिसिटी कैसे निकल गई, ऊपर न्यू माइनस ओल्ड हो गया डेल्टा क्यू बाय क्यू, नीचे हो गया न्यू माइनस पी डेल्टा पी बाय पी। अब इसको अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो आ जाएगा ना डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, तो सर बेसिकली क्या है,
change quantity by change price into old price into old quantity, as simple as that is known as elasticity of demand. ठीक है सर, अब बात आती है इलास्टिसिटी के मेजर्स की. ये बड़ा सिंपल सी चीज है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. बट ये समझने से पहले आप इधर आइए, ये समझिए, उसके बाद बाकी चीजें समझिएगा. ठीक है सर, एक होता है सर आपका इलास्टिसिटी. अब मैं एक एक करके समझाता हूं. एक होती है सर आपकी परफेक्टली, पेन पतला कर लेता हूं, एक होती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. सर ये वो सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये वो डिमांड है कि सर आपका प्राइस कितना भी हो, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, आपका प्राइस कितना भी हो, डिमांड चेंज नहीं होगी. मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस दैट इज प्रिवेलेंट इन द मार्केट, योर डिमांड इज कांस्टेंट. इसका जो कोएफिशिएंट होता है E इज इक्वल टू 0. इसका जो शेप होता है, इट इज, तुम अलग अलग नाम से बुला सकते हो. यू कैन कॉल इट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और यू कैन कॉल इट पैरेलल टू y एक्सिस, और यू कैन कॉल इट परपेंडिकुलर टू x. ये तीन नाम है इसके. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, सर ये किस तरह के गुड्स में हम लोग देखते हैं? उस तरह के गुड्स में देखते हैं जिसकी डिमांड बिल्कुल नहीं चेंज होती. सर आप एग्जांपल दे सकते हो मेडिसिन. सर मेडिसिन की जब तक वांट नहीं हो, नीड नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना घर से निकले चलो एक सेरिडॉन खा के चलते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है. ऐसे थोड़ी ना होता है. चलो अच्छा, तो इसका सर E इज इक्वल टू 0. अब देखो क्या बोलता है 0, मतलब अब यहां से ऐसे डायग्राम से इसको रिलेट करना है. क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस, इट इज नोन एज परफेक्टली और कंप्लीटली इनइलास्टिक. झुकेगा नहीं, हिलेगा नहीं. ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम. अब यहां पर अगर आप देखो सर, यहां पर अगर आप देखो, पहले इसमें देखो, यहां पर अगर आप देखो सर, तो मैं डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकता हूं. मैं जानबूझ के डायग्राम से पढ़ा रहा हूं, कोई क्वेश्चन ऐसे ही दे सकता है, डायग्राम देके पूछेगा बताओ कौन सा इलास्टिसिटी है. तो यहां अगर आप देखो तो क्वांटिटी का जो गैप है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू प्राइस का जो गैप है उससे. ठीक है, कंपेयर टू प्राइस का जो गैप है उससे. ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड का गैप इज वे वाइडर कंपेयर टू जो प्राइस का गैप है उससे. ठीक है, तो सर ये जो QD है, ठीक है, अब आपका इसका मतलब क्या है सर, कि छोटा सा प्राइस का चेंज होता है. ठीक है, छोटा सा प्राइस का चेंज होता है, और छोटा सा प्राइस का चेंज होता है और डिमांड का चेंज वास्ट होता है. ठीक है, शोइंग यू दैट E विल बी ग्रेटर देन 1. वो तो होना ही है सर. देखो लॉजिकल भी समझो, जब न्यूमरेटर ज्यादा चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर कम चेंज हो रहा है, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर पहले 4 था और उसके बाद 10 हुआ, और प्राइस पहले 2 था फिर 3 हुआ, तो आंसर तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा ना. तो इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड. नाम सुनना ध्यान से, इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली मतलब परफेक्टली इलास्टिक के रिलेशन में, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. और यहां पर शेप अगर आप देखोगे तो कर्व थोड़ा ज्यादा फ्लैटर है. ये किस तरह के गुड्स में होता है? ये जनरली लग्जरी आइटम्स में होता है. अब आपने E इज ग्रेटर देन 1 देखा, यहां आइए, ग्रेटर देन 1, E इज ग्रेटर देन 1. इधर आइए, यहां पर E इज इक्वल टू 0 था. ये किस तरह में होगा? क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय लार्जर परसेंटेज देन प्राइस. इसको बोलते हैं इलास्टिक. और भी कौन सा? रिलेटिवली इलास्टिक या फुल्ली इलास्टिक. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद आया सर ये वाला. अब यहां पर आप क्या नोटिस करोगे, यहां पर ना डायग्राम एक्चुअली थोड़ा सा मतलब और बनाना चाहिए था. इसको ऐसे कर ले तो बेटर रहेगा, P1. ठीक है, ऊपर वाले को आप इग्नोर करो, ऐसे रख. ठीक है, कि ये वाला है ऐसे, ये बीच वाले को इग्नोर करो, क्योंकि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहां पर प्राइस का चेंज ज्यादा है कंपेयर टू डिमांड के चेंज से. चेंज इन प्राइस इज मोर कंपेयर टू चेंज इन डिमांड. दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक. रिलेटिवली इनइलास्टिक क्यों? मतलब ये चेंज तो होगा, इसके भाई जैसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज ना हो, थोड़ा चेंज होगा. इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. और ये किस तरह के गुड्स में होता है सर? ये इनएक्सपेंसिव आइटम्स में होता है, जैसे नमक,
माचिस वगैरह आदमी थोड़ा बहुत तो खरीदता ही है, ज्यादा नहीं खरीदता, थोड़ा खरीदता है। यहां पर कर्व का शेप क्या है, इट इज स्टीपर। आओ सर दिखाता हूं मैं, ई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इलास्टिक ई इज लेस देन 1 का गया, हाँ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यहां पर इट इज इन इलास्टिक। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस ज्यादा हावी है डिमांड के ऊपर, ज्यादा हावी। आइए नेक्स्ट, उसके बाद सर ये वाला देखिएगा, यहां पर क्या है सर, यहां पर क्या है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहां पर सर, यहां पर जो डिमांड ऑफ द कमोडिटी है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी है वो इंफिनिटी है, जो डिमांड ऑफ द कमोडिटी है वो इंफिनिटी है, मतलब वो इतना ज्यादा है कि उसका कोई पैरेलल मैच नहीं है, इट्स इंफिनिटी, ठीक है। प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, एक लेवल ऑफ प्राइस पर डिमांड इज इंफिनिटी, तो यहां पर ई का मेजर इज इंफिनिटी। एक्चुअली में सर दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट डज नॉट इट्स नॉट एप्लीकेबल इन करंट लाइफ। ये बेसिकली पीसीएम, ठीक है, पीईडी और पीईएस, ये तीनों ही इमेजिनरी है आज की डेट में, क्योंकि ये पहले जमाने में एग्जिस्ट करते थे जब प्रोड्यूसर्स मार्केट हुआ करता था। पीसीएम मींस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पीईडी मींस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पीईएस मींस परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और इसका शेप क्या होगा सर, इसको 3 नाम से बुलाते हैं, पैरेलल टू एक्स, ठीक है, पैरेलल टू एक्स, परपेंडिकुलर टू वाई, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वाई, पैरेलल टू एक्स, ठीक है, और एक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये भैया 3 चीजें हुई, यहां पर दिखा देते हैं आपको, हाँ ये देखो इंफिनिटी वाला इधर आया, E इज इक्वल टू इंफिनिटी, परचेजर्स आर परचेज टू बाय ऑल दे कैन ऑब्टेन एट सम प्राइस एंड नथिंग एट ऑल इवन एट हायर प्राइस, दिस इज परफेक्टली और इनफाइनाइटली इनइलास्टिक, या इनफाइनाइटली इलास्टिक, सॉरी, ठीक है। आइए सर नेक्स्ट, उसके बाद आता है सर, कहां गया, वन अनअकैडमी 1, ठीक है सर, ये मेरा सबसे फेवरेट है, ये है यूनिटरी इलास्टिक। इसका शेप को बोलते हैं हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब एनी द एरिया इनसाइड दिस कर्व, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट को इस कर्व के अंदर जोड़ोगे, कोई भी 2 पॉइंट को, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो एरिया होगा विल बी इक्वल एट ऑल प्लेसेस, विल बी इक्वल एट ऑल प्लेसेस, will be equal at all places, that is known as a rectangular hyperbola, ठीक है। हाइपरबोला क्या बोला, नहीं हाइपरबोला, ठीक है, इट्स नोन एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोला क्या बोला, ठीक है, हाइपरबोला बोला, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है ये यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, परसेंटेज इक्वल है, E इज इक्वल टू 1 है, किस तरह के गुड्स में होता है, नॉर्मल गुड्स में। आपको क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, यहां से ये नहीं पूछा जाएगा, और यहां से उसका शेप, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, शेप 4 तरह के, शेप, गुड्स, इलास्टिसिटी का मेजर और नाम, 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन सर किसी चीज पे, ठीक है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी किसी गुड्स की, मतलब कितना उसको प्राइस से फर्क पड़ेगा, ये बहुत सारी चीजों पर इंपैक्ट करता है। किसी गुड्स को कितना प्राइस से फर्क पड़ेगा वो बहुत सारी चीजों पर इंपैक्ट करता है। हाँ क्या चीजों पर इंपैक्ट करता है सर, सबसे पहले वो इंपैक्ट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट पर, कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट हैं। अगर मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, 10 15 20 25 30 40 सब्स्टिट्यूट है, तो उस केस में अगर मैंने थोड़ा सा भी प्राइस में ऊपर नीचे किया ना, लोग मेरे प्रोडक्ट को लात मार के दूसरे के पास चले जाएंगे, ठीक है, थोड़े दूसरे के पास। जैसे मेरे को एक फोबिया है, आज बताता हूं आपको, मेरे को एक फोबिया है, मैं रोज पढ़ाना चाहता हूं एवरी डे ऑन यूट्यूब,
मैं एक भी दिन अगर यूट्यूब पर नहीं जाता ना, मेरे को लगता है जनता मेरे को भूल जाएगी। किसी एक चैनल पर कहीं पर भी मेरे को यूट्यूब में एक सेशन लेना है एवरीडे, ये मेरा फोबिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक दिन भी नहीं गया यूट्यूब पर तो यूट्यूब मेरे को भूल जाए, ये फोबिया है मेरे अंदर। तो सिंस एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है, अगर आप नोटिस भी करोगे मैराथन जैसे ही खत्म हुआ, मेरे को यूट्यूब का फोबिया इतना ज्यादा है, मैंने अगले दिन 11 बजे अपनी रात में क्लास रख ली यूट्यूब पर, कॉमर्स एकेडमी वाले चैनल पर। ठीक है, मेरे को यूट्यूब का फोबिया, मैं बिना यूट्यूब के नहीं रह सकता। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट, अगर मार्केट में ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो प्राइस इलास्टिसिटी आपकी बहुत ज्यादा हाई होगी, अगर कम है तो कम होगी। फिर पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के बजट का कितना हिस्सा होल्ड करता है। अगर मेजॉरिटी हिस्सा होल्ड करता है, बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड करता है कंज्यूमर के प्रोडक्ट का, तो भैया थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ ना आनाकानी तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका प्राइस इलास्टिसिटी हाई होता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा बजट नहीं होल्ड करता कंज्यूमर के, उसमें लेसर क्वांटिटी, जैसे माचिस की तीली, नमक, तो फिर वैसे केसेस में ये कम होगा, ये वैसे केसेस में कम होगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाई, वो कमोडिटी क्या नीड सेटिस्फाई करती है आपकी, किस चीज की नीड सेटिस्फाई करती है। वो होता है ना एक चीज की नीड सेटिस्फाई करना, तो वो कमोडिटी आपकी किस चीज की नीड सेटिस्फाई करती है, किस चीज की हवस पूरी करती है। हवस इज द रॉन्ग वर्ड, नीड। सो इफ इट इज अ नेसेसिटी तो प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा, इफ इट इज अ लग्जरी प्राइस से बहुत फर्क पड़ेगा, इफ इट इज अ कंफर्ट प्राइस से थोड़ा फर्क पड़ेगा, नॉर्मल है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ यूजेस, अगर एक कमोडिटी बहुत ज्यादा यूज में आती है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा डिमांड को फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको कम कम पर्पस के लिए यूज करने लगोगे। तो मम्मी चिल्लाती नहीं है बंद कर एसी, कमरा से निकल रहा है बाहर, एसी चल रहा है, फिर मम्मी बोलती है पैसा तुम्हारा बाप देगा इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, फिर आया सर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है सर? टाइम पीरियड का मतलब होता है स्पैन ऑफ टाइम। द लॉन्गर यू वेट, सबसे बढ़िया चीज बोल रहा हूं, द लॉन्गर यू वेट, जितना लंबे समय तक आप इंतजार करेंगे, ठीक है, द लॉन्गर यू वेट, द लॉन्गर यू कैन डिले योर डिमांड फॉर समथिंग, द लॉन्गर यू कैन डिले योर डिमांड फॉर समथिंग, जितना लंबा आप उसको डिले कर सकते हो उतना ज्यादा, लॉन्गर यू कैन डिले योर डिमांड फॉर समथिंग, उतना ज्यादा आपके लिए वो प्राइस इलास्टिक रहेगा, उतना कम प्राइस इलास्टिक रहेगा। आई मीन, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आप डिले कर सकते हो, मान लो अगर हम किसी चीज को 10 साल डिले कर सकते हैं, तो अगर बढ़ गया प्राइस हम डिले करते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो प्रोडक्ट है, कंज्यूमर के साइड से नहीं, सप्लायर के साइड से बोल रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है जब आप उसको मार्केट में उतार रहे हो, यू शुड एग्जैक्टली नो व्हाट टाइप ऑफ अ नीड दैट सेटिस्फाइज। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर हैबिट। अगर आपके प्रोडक्ट की कंज्यूमर का हैबिट है, जैसे सिगरेट वगैरह होता है, तो प्राइस कुछ भी हो खरीदेगा। अबे कोरोना के टाइम पे तुमने नहीं देखा, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, दारू ठीक खरीद रहे, हैबिट। टाइट डिमांड, क्या आपकी प्रोडक्ट की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ बंधी हुई है? जैसे स्ट्रॉ की डिमांड पेप्सी के साथ, ठीक है, पेप्सी के साथ, डंबल की डिमांड ग्रिप के साथ, हैंड ग्रिप की डिमांड डंबल के साथ, फोन चार्जर की डिमांड फोन के साथ। तो अगर टाइट है तो फिर आपको देखना है कि सामने वाले प्रोडक्ट का कैसा डिमांड चल रहा है, प्राइस से वो कितना इफेक्टेड है। अगर वो कम है तो आप भी कम होगे, और अगर वो ज्यादा है तो आप भी ज्यादा होगे, सिंपल सी बात। ओके सर, अब डिमांड का वही पोर्शन आता है जो सप्लाई में भी पहले आ चुका है। ठीक है, देखो सर, जब डिमांड चेंज होती है ड्यू टू प्राइस, तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो वहां पर मूवमेंट होती है, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। ध्यान से सुनो, आस्ते आस्ते। डाउनवर्ड मूवमेंट होती है एक्सपैंड, आप इसको यहां पर स्पीड स्लो कर लेना यूट्यूब पर। डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब यही चीज अदर देन प्राइस की वजह से होती है, तो अगर राइट को शिफ्ट होती है, ठीक है, अगर राइट को शिफ्ट होती है, ठीक है, और लेफ्ट को शिफ्ट होती है, तो अगर राइट को शिफ्ट होती है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। राइट को अगर शिफ्ट होती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और यही अगर लेफ्ट को शिफ्ट होती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड।
उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो अगर राइट को शिफ्ट हो रही है तो इंक्रीज और लेफ्ट को शिफ्ट हो रही है तो डिक्रीज। ठीक है, आओ सर उसके बाद अब आते हैं सर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में। ओके, तो अपने ने यूनिट नंबर 2 का 1 खत्म कर लिया ना, तो अपने इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये बाकी का पोर्शन अपने लाइफ में करेंगे। आई गेस यहां तक का पोर्शन मेरे उसमें करा दिया था। ठीक है, नहीं एक काम करते इसको कवर कर देते हैं। सर सर उसके बाद इलास्टिसिटी के कुछ टाइप होते हैं, टोटल में 3। ठीक है, एक्चुअली 4 है। प्राइस वाला आपने पढ़ लिया, प्राइस के अलावा इनकम है, उसके बाद क्रॉस है, ठीक है, और फिर है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो सर इनकम इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब डिमांड का परसेंटेज चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब इनकम वो रीजन है जिसकी वजह से सामान का डिमांड चेंज हो रहा है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू था ना, तो पी पी हटा दो, उसकी जगह वाई वाई डाल दो। देखो वही तो किया। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है दूसरे से रिलेटेड। इसके ग्राफ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, बच्चा भोला बच्चा वो सोचता है कि ये डिमांड कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। अब डिमांड कर्व वो तब होती है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम सब्स्टिट्यूट के प्राइस से अपनी डिमांड को मेजर करके एक कर्व बनाए तो क्या वो डिमांड कर्व होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि दो डिमांड क्या होती है, मेरे प्राइस से मेरी डिमांड कितनी इफेक्ट हो रही, दैट इज द डिमांड कर्व। दूसरे के प्राइस से मेरी डिमांड कैसे इफेक्ट हो रही, दैट इज नॉट द डिमांड कर्व। ठीक है, फिर आता है सर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो चीज साथ साथ होती है, कॉम्प्लीमेंट्री का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि वहां पर अगर सामने वाले का प्राइस गिरा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, और उसका प्राइस अगर बढ़ा तो मेरी डिमांड गिरेगी। इनवर्स रिलेशन होता है, इधर इट इज इनवर्स एंड इधर इट इज डायरेक्ट। फिर आता है सर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। सर व्हाट इज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी? देखो सर आज की डेट में जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अपने एडवर्टीजमेंट पर, और इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, पता है आज की डेट में हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है भी ना, तो भी अगर आप अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करोगे ना, यू विल नॉट सेल इन द मार्केट। सो यू गॉट टू सेल योरसेल्फ बाय एडवर्टीजमेंट एंड एवरीथिंग। द मोमेंट यू स्टार्ट सेलिंग योरसेल्फ इज व्हेन यू गेट क्वालिटी। क्वालिटी सिर्फ अपने आप को बेचने से ही आएगी, वरना किसी भी तरीके से क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, वरना कभी भी क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, आइए सर चलो, तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी हो गया। अब हमारा जो पोर्शन है यहां पर वो लास्ट पोर्शन है, जो कि आता है डिमांड फॉरकास्टिंग का। ठीक है, कि आखिरकार ये फॉरकास्टिंग होती क्या है। ठीक है सर, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है डिमांड को प्रिडिक्ट करना। अब सर फॉरकास्ट में और फॉर्चून टेलिंग में बहुत फर्क होता है। फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि जो डेटा आपके पास है, पास्ट डेटा, उसको रेफर करके ट्रेंड्स को समझ के, ठीक है, ट्रेंड्स को समझ के आप ऑटोमेटिकली ट्रेंड एनालिसिस करके बताओ कि आगे क्या हो सकता है। जैसे डिमांड जो है वो डिस्टिंक्ट है क्या चीज में? प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स डिफरेंशिएट करता है। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं सर, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको दूसरे के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको दूसरे के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको सेल्फ यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अपने खुद के पर्पस के लिए। ठीक है, ये आपने शायद 12th में भी पढ़ा होगा। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उनको बोलते हैं ड्यूरेबल, उनको बोलते हैं ड्यूरेबल। उनको बोलते हैं ड्यूरेबल। ठीक है, उनको बोलते हैं ड्यूरेबल, जिनको सबको सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। करेक्ट सर। उसके बाद आते हैं सर डिराइव्ड या ऑटोनॉमस। डिराइव्ड मतलब जिसकी डिमांड दूसरे से आती है। एक सामान यूज करते हैं इसलिए उसकी डिमांड दूसरे से आती है। ठीक है, ऑटोनॉमस डिमांड मतलब ऑटोमेटिक आती है, भले ही आप दूसरा सामान यूज करो ना करो, पर ये करना पड़ेगा। जैसे कि पानी, अरे जिंदा रहने के लिए पानी तो पीना पड़ेगा ना, लेकिन कुछ लोग भाई पानी में सॉल्ट डाल के पीते हैं, एल्कलाइन बनाने के लिए बॉडी को नींबू पानी पीते हैं एनर्जी जलाने के लिए, लेकिन पानी तो जरूरी है ना भाई।
पानी के बिना थोड़ी ना चलेगा जीवन, ठीक है। नेक्स्ट आना, उसके बाद आता है सर इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड मतलब पूरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जैसे अभी हम देखें तो पूरी सीए इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, कौन किसने बच्चे पढ़ा रहा है, वो हो जाएगा इंडस्ट्री डिमांड। और अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि सीए में अनअकैडमी कितना बच्चा पढ़ा रहा है, वो हो जाएगा कंपनी डिमांड, ठीक है। फिर आता है सर शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मतलब छोटे समय में, लॉन्ग रन ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्कोप क्या होगा फॉर्च्यून टेलिंग का, मतलब किसके बारे में, मतलब किसके बारे में फॉरकास्टिंग करेंगे। फॉरकास्टिंग तो दो ही चीज के बारे में करेंगे ना, जहां पर आप आज ऑपरेट कर रहे हो और जहां पर आप फ्यूचर में ऑपरेट करने का सोचे हो, मतलब प्रेजेंट एज वेल एज प्रपोज्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसको करने के तरीके क्या क्या है, ठीक है, इसको करने के तरीके क्या क्या है, देखो सबसे पहला है सर्वे, ठीक है। पब्लिक सर्वे कर सकते हैं, वो जो आंटी लोग घर के बाहर आके खड़ी नहीं होती, बोलती हैं अरे बताइए आप कौन सा सर्फ यूज करती हैं, जो सर्फ यूज करती हैं उसका आपका क्या फीडबैक है वगैरह वगैरह, कितने दिन चलता है, ये सब वगैरह। नेक्स्ट कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, आप एक ग्रुप बोलते हैं ना जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड ग्रुप, उसको यूज करके उनका ओपिनियन ले सकते हैं कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, ये भैया प्रोस्पेक्टस में भी होता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना मार्केट से शेयर का पैसा बुलाने के लिए, उसमें वो एक्सपर्ट ओपिनियन डालती है। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब कौन, वो आदमी, ठीक है, जो ये बताता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट में डाला है वो सही है या नहीं। फिर आते हैं सर स्टैटिस्टिकल मेथड, मीन मीडियन मोड, अभी अभी तो मैथ्स का एग्जाम हुआ है, ये भी हेल्प करते हैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करने में फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यहां पर ये जनरली दवा ववा में यूज किया जाता है, जहां ग्रुप ऑफ लोगों के ऊपर उनको एक सेट को नॉर्मल दवाई दी जाती है, एक सेट को एक्सपेरिमेंट वाली, और फिर उन्होंने चेंज जो हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको देखा जाता है। और लास्ट में आता है बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ये ऐसे नाम से आपको लग रहा होगा बैरोमेट्रिक क्या है, कुछ नहीं भाई, बेंचमार्किंग बोलते हैं इसको। दिस इज बेंचमार्किंग। हमने बेसिकली एक बेंचमार्क सेट कर दिया, आप अपने कॉम्पिटिटर्स का भी देख सकते हो, उस लेवल तक हमको पहुंचना, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम अपना फोरकास्ट करते हैं कि आगे कैसे होगा, ठीक है। आइए सर, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है, उतना कोई ज्यादा मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं लगता मेरे को। ये बेसिकली ये बताता है कि कौन सी चीज नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को, ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को और प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो मतलब लॉजिकल सी बात है, नॉन ड्यूरेबल को क्या इफेक्ट करेगा, मेरे पास जेब में कितना पैसा है, उस लोकेशन में कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, और कितना पैसा मैं खर्चा कर सकता हूं, एज सिंपल एज दैट। ड्यूरेबल कंज्यूमर, ड्यूरेबल गुड्स को क्या 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 इफेक्ट करेगा, कितना लंबा समय तक हम इसको टाल सकते हैं, ठीक है, इसके क्या क्या यूज है, कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिप्लेस करने से बेटर ऑप्शन क्या है, ठीक है। और ड्यूरेबल में आदमी हमेशा प्राइस से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो वो नहीं करेगा, वो लंबा यूज करेगा, लेकिन अगर प्राइस ठीक ठाक है तो फ्रिज फटाक से चेंज करवा देंगे। प्रोड्यूसर की डिमांड किस पर इफेक्ट करती है, मार्केट में मेरे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है कि नहीं, बजेगा कि नहीं, बिकेगा कि नहीं, ठीक है, लोग कितना कंज्यूम करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से मैं बनाऊंगा। और मेरा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है कैपिटल गुड्स पर, उस हिसाब से रिप्लेसमेंट करूंगा। से मैंने बोला खुद कर लेना, बट फिर भी मैंने कराई थी, ठीक है। तो अब सर ऑफिशियली हमारा, अगर हम आपको एबीसी दिखाएं, ठीक है, तो अब हमारा एबीसी में ये तो पूरा यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिजनेस साइकिल भी खत्म। अब हमारा बचता है खाली ये 3 चैप्टर जो हम लोग आज करेंगे 8:30 बजे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। ओके, तो आई होप आप ये रिकॉर्डिंग देख के जल्दी से आ जाओगे और मजा आ रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस।